अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। देखिए आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू का चैप्टर 8 करेंगे, उर्दू नज़म और गज़ल की तदरीस। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम चैप्टर 8 करा दीजिए, तो इंशाल्लाह आज हम इसे बहुत अच्छे से करेंगे। और ये एक चीज़ और, ये चैप्टर आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मैम ज़्यादातर टॉपिक ये तो सिमिलर ही हैं, इससे पहले जो आपने मंसूबा सबक कराया था वो थर्ड सेमेस्टर में भी था और फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, तो आपके लिए यही जवाब है कि हाँ, डीएलएड और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के काफ़ी टॉपिक सिमिलर हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक हैं जैसे आपका मुहाज़बा तज्ज़िया हो गया, आपके नज़्म गज़ल हो गए, इसमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े से क्वांटिटी में पूछे गए हैं, लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर है आपकी उसमें कवायद आ जाती है, आपका ग्रामर आ जाता है, ठीक है ना। तो वो इसलिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की उर्दू थोड़ी टफ हो जाती है, लेकिन गज़ल और नज़्म काफ़ी टॉपिक इसमें सिमिलर हैं। तो ये जो आज की वीडियो है ये चैप्टर 8 है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू का, ठीक है। पर ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। उर्दू नज़म और गज़ल की तदरीस, देखिए ये आपका सिलेबस है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू का, मैंने जैसे आपको बताया भी है, ठीक है। आपका सिलेबस आगे डिटेल में दे रखा है, आपकी वजह से मैंने अलग से एक पेज पे सारे आपके टॉपिक लिखवा दिए थे। ये रहे आपके वो टॉपिक के, हमने चैप्टर 1 भी कर लिया है, स्कूल निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत, चैप्टर 2 भी कर लिया है, उर्दू तदरीस का मकसद, चैप्टर 3 भी कर लिया, उर्दू तदरीस के तरीके, चैप्टर 4 उर्दू पढ़ाने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए मौसर और कामयाबी तालीम के पेश नज़र मुआविन अशिया का इस्तेमाल और सरगर्मियाँ, चैप्टर 5 भी कर लिया इमला नोइस, चैप्टर 6 फन्नी महारतें भी कर लिया, चैप्टर 7 मंसूबा सबक भी कर लिया है हमने। आज हम करेंगे उर्दू नज़म और गज़ल की तदरीस चैप्टर 8। इसके बाद आपके 2 चैप्टर बचते हैं, सबक का अक़साम और मुहाज़बा तज्ज़िया। तो ये 2 चैप्टर भी इंशाल्लाह मैं इस संडे तक बिल्कुल करा दूंगी, क्योंकि आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं ये आपको पूरा सिलेबस मुझे संडे तक कंप्लीट कराना है, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं बचा है। मुझे डीएलएड, आपको पता है कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर उर्दू की भी क्लासेस चल रही हैं और आपकी भी, मुझे आपके सारे क्वेश्चन पेपर भी कराने हैं, उसके बाद आपको एक बार रिवीजन भी कराना है सबका। तो इंशाल्लाह मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ डेली आपकी क्लासेस हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं संडे तक आपके दोनों चैप्टर करा दूंगी, यानी कि हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू सन 2025 का सिलेबस हम संडे तक इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम ये क्लासेस हम कहाँ पर देखें, हमें कहाँ मिलेंगी। तो देखिए मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू सन 2025 के नाम से वो प्लेलिस्ट है। जब आप जाएंगे तो वहाँ ये सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इससे अलग मैंने जो लास्ट ईयर सन 2023 का पेपर सॉल्व कराया था, सन 2022 का पेपर कराया था, वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद सिलेबस हम इंशाल्लाह सन 2016 के पेपर से स्टार्ट करेंगे आपका पेपर सॉल्व कराने, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इससे बाहर हाँ कुछ इंशाल्लाह आएगा नहीं, क्योंकि हम जब सन 2016 से अब तक के सारे पेपर करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्या पूछा जाता है। तो आप जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, डर रहे हैं कि मैम कैसे होगा, बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स देखती हूँ तो पता चलता है कि नहीं मैम हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। उर्दू भी बहुत ईजी सब्जेक्ट है अगर हम इसे अच्छे से ध्यान से करें। जैसे इंग्लिश है, जैसे हिंदी है, ऐसे ही क्या है उर्दू भी इजी है, लेकिन इसको अच्छे से करना जरूर है। और एक चीज आपको बता देती हूँ, डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज्यादा बैक आपको या तो मैथ्स में लगती है, साइंस में या उर्दू में, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, खासकर मैथ्स और उर्दू, इसमें बैक जरूर लगाते हैं। तो अपनी तैयारी इस तरीके से लेके चलना है कि हमें सारे सब्जेक्ट ही बहुत अच्छे से करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 8 उर्दू नज़म और गज़ल की तदरीस, ठीक है। और एक चीज और दिखा देती हूँ, देखिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, ये आपकी बुक है, ये आपका एक बार सिलेबस देख लीजिए आप भी, क्योंकि ये वीडियो जो बन रही है दोनों के लिए ही बना रही हूँ मैं एक ही वीडियो, ठीक है। ये आपका सिलेबस जैसे मैंने अभी दिखाया भी था, ये आपका सिलेबस। और यहाँ नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा एक पॉइंट तदरीस नज़्म, नज़्म और गज़ल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप भी इसे देख लीजिए, ठीक है। छोटी सी वीडियो है पर इंशाल्लाह इस छोटी सी वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये आपका चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा, नज्म और गजल। सबसे पहले तो ये देखिए कि गजल किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि गजल क्या होता है, गजल किसे कहते हैं, गजल किस जबान का लफ्ज है, गजल कहाँ से आया है, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं,
गजल का आखिरी शेर को क्या कहते हैं और गजल के बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। इससे रिलेटेड जितने भी कोटेशन से यानी कि कॉल है कि जिसने गजल के बारे में क्या कहा है, मैं आज आपको सब कराऊंगी। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट, जितने भी डाउट है गजल और नज्म को लेके, सब क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि गजल किसे कहते हैं। गजल अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लग़वी मायने हैं हुस्न व इश्क की बातें करना, औरतों से गुफ्तगू करना। ये एक ऐसी सिन्फ है जो मखसूस अनासिर तरकीब पर मुश्तमिल है, जिसमें काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता, तखल्लुस शामिल है। गज़ल उर्दू की सबसे अहम सिन्फ है। देखिए कितनी छोटी सी डेफिनेशन है, कितनी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये देखिए, गजल कौन सी जबान का लफ्ज है। गजल अरबी जबान का लफ्ज है। गजल के लग़वी मायने होते हैं हुस्न और इश्क की बातें करना। ठीक है, एक शायर होता है, वो किसके बारे में बात कर रहा है, हुस्न इश्क की बात, अपने महबूब के बारे में बात कर रहा है, हुस्न की बात कर रहा है, इश्क की बात कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, गजल कहते हैं। औरतों से गुफ्तगू करना, ये सब क्या है, ये गजल कहलाती है। ठीक है ना। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें मतला, मक्ता होते हैं। मतला किसे कहते हैं, गजल के पहले शेर को कहते हैं, अभी मैं आगे कराऊंगी भी। ठीक है, मक्ता किसे कहते हैं, गजल के आखिरी शेर को कहते हैं। बीच के शेर को क्या कहते हैं, फर्द कहते हैं। और क्या, गजल उर्दू की सबसे अहम सिन्फ होती है। ये गजल की डेफिनेशन है और बहुत छोटी सी और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं आगे, नज्म। नज्म किसे कहते हैं, देखिए नज्म, नज्म किसे कहते हैं। नज्म अभी अरबी जबान का लफ्ज है। नज्म भी किस जबान का लफ्ज है, नज्म भी अरबी जबान का लफ्ज है, जिसके लग़वी मायने लड़ी में मोती पिरोने के हैं। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि गजल के लग़वी मायने बताइए। तो गजल के जो लग़वी मायने होते हैं वो क्या होते हैं, लड़ी में मोती पिरोने के हैं। अशार का वह मजमुआ जिसमें सिर्फ एक ही ख्याल अदा किया गया हो, इसे नज्म कहते हैं। ये हो गई नज्म की डेफिनेशन। क्या कहा इन्होंने कि ख्याल, अशार का वो मजमुआ जिसमें सिर्फ एक ही ख्याल अदा किया गया, यानी कि किसी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे वो गजल बनी हो। ठीक है, अब आगे आ जाइए। जैसे मैंने अभी आपको मंसूबा सबक कराया था खुदा की तारीफ, उसमें किस चीज का जिक्र था, किस चीज का ख्याल था कि हम खुदा की तारीफ कर रहे थे, जिसका एक मरकजी ख्याल होता है, जैसे जिसे जहन में रखकर शायर अपनी तासरात का इजहार करता है। इसमें अशार की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं होती, यानी कि जो गजल होती है इसमें जो अशार होते हैं उसकी तादाद पर उस पर पाबंदी नहीं होती है। ठीक है, कितने भी हम अशार इसमें लिख सकते हैं। नज़म मुख्तसर भी हो सकती है और तोइल भी। इसमें शायर मुख्तलिफ ख्यालात, एहसासात, वाक़यात, मुनाजिर वगैरह की अक्कासी करने के लिए ज़ाती और इनफरादी तासिर का इजहार करता है। नज़म किसी भी मौजू और उन्वान पर लिखी जा सकती है। ठीक है, अगर वेरी शॉर्ट में पूछते हैं, यानी कि आपके मुख्तसर तरीन सवालात में पूछते हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछते हैं नज़म किसे कहते हैं, तो इतना इनफ है। लेकिन अगर आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो अपनी स्पीड तेज रखिए। इसीलिए मैं आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, जबकि मेरे पास इतने कमेंट्स आ रहे हैं आप सबके कि मैम हमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, और मैं चाहूँ तो आपको करा भी दूँ। लेकिन और इसमें मेरा बेनिफिट भी है, पर मैं अपना बेनिफिट नहीं, मैं आपके बेनिफिट के बारे में ये चैनल बनाया था। और इंशाल्लाह मैं हमेशा इस पे, चाहे चैनल कितनी भी तरक्की कर ले, इस पर आपको हर चीज़ फ्री ही मिलेंगी। ठीक है, तो आप ख्याल रखिए, इसको खुद से लिख के देखिए। अभी आपको ये लग रहा होगा मैम पीडीएफ नहीं दे रही है, लिखना पड़ रहा है हमें, लेकिन आपकी लिखने से आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। बच्चों के पूरा पेपर याद रहता है। 25 नंबर का पेपर आता है, 18 क्वेश्चंस होते हैं। मैम 1 घंटा मिलता है, जिसमें से ही 15 मिनट आपके जो एग्जामिनर आता है चेकिंग में निकाल देते हैं। साइन कराओ, चेकिंग कराओ, कभी कोई और आ रहा है चेकिंग पे, मतलब 15-20 मिनट आपके, 15 मिनट तो मान के चलिए जो निकल जाते हैं। तो आपके पास क्या ही टाइम बचता है, 40-45 मिनट आपके पास जो बचते हैं, उसमें आपको अपने 18 क्वेश्चन करने होते हैं। उर्दू में स्पीड कम होती है, इसलिए बच्चों के पेपर छूट जाता है। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ जितने मैं नोट्स बनवा रही हूँ, कुछ भी मैं आपको समझा रही हूँ, आप हर चीज़ खुद से लिख कर देखें। ये आपको इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो आपका इतनी जल्दी स्पीड से आप पेपर कंप्लीट कर देंगे कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। और रही पीडीएफ की बात, हाँ मैं दूंगी आप सभी को पीडीएफ, लेकिन आपके एग्जाम्स के 15 दिन पहले। ठीक है, आपके सिर्फ एग्जाम के 15 दिन पहले, और वो भी उन बच्चों की वजह से दूंगी क्योंकि कुछ बच्चों को चैनल का पता नहीं चल पाता है। कुछ बच्चे ऐसे होता है टाइम का टाइम पढ़ाई करते हैं। मैं नहीं चाहती किसी की भी बैक लगे, वो भी उर्दू में।
ठीक है, तो उन बच्चों के लिए सिर्फ 15 दिन पहले हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। लेकिन अभी से आपको लिखना है और बहुत अच्छे से अपने नोट्स रेडी करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नज़्म किसे कहते हैं। ये हो गई नज़्म की डेफिनेशन। अब आगे आ जाएगी, एक क्वेश्चन आपका आता है कि गजल और नज़्म में फर्क क्या है। ठीक है, इनको मुंदरजा झेल तरीकों से बयां कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गजल और नज़्म में क्या दे देंगे वो डिफरेंट करने के लिए कि इनमें ये बताइए क्या फर्क होता है। तो देखिए, गजल क्या है, गजल अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लग़वी मायने हुस्न इश्क की बातें करना, औरतों से गुफ्तगू करना है। ठीक है, वही नज़्म भी अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लग़वी मायने लड़ी में मोती पिरोने के हैं। अब आगे आ जाइए, सेकंड पॉइंट है, गजल में हर शेर में मौजू का फर्क हो सकता है, इसमें हर किस्म के मुजामीन किए जा सकते हैं। ठीक है ना, क्या क्या, गजल में हर शेर में मौजू का फर्क होता है, इसमें हर किस्म के मुजामीन किए जाते हैं। वहीं नज़्म जो होती है, नज़्म किसी भी एक ही उन्वान पर होती है और इसमें मौजू की कोई कैद नहीं होती। ठीक है, आगे आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा, गजल का कोई मरकजी ख्याल नहीं होता, नज़्म का मरकजी ख्याल होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, गजल में मतला, मक्ता, तखल्लुस शामिल होते हैं, नज़्म में शायर के ख्यालात, एहसासात, वाक़यात शामिल होते हैं। तो मैं चाहती तो और भी पॉइंट ऐड कर देती, लेकिन इतना इनफ है 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, इससे ज्यादा क्योंकि आपको मैं करा दूंगी, आप कहेंगे अभी मेरे तो याद है 2 पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। बच्चे ऐसे करते हैं, चलो 2 पॉइंट और आगे के लिख देते हैं, चाहे आगे 4 क्वेश्चन बच रहे हो, हमारे पास 10 मिनट बच रहे हो करने के। ठीक है, होता है ना कभी कभार की याद है, चलो इसको तो मैं अभी और लिख सकती हूँ, इसे और लिख सकते हैं, और ये भूल जाता है टाइम कम है और हमें आगे का भी और क्वेश्चन भी करना है, तो इसलिए सिर्फ आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट था इतना मैंने करवा दिया। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है तो इतना लिख कर आ जाएंगे, इंशाल्लाह आपके पूरे 2 के 2 नंबर आपको एग्जामिनर जरूर देगा। ठीक है ना, तो ये थी आपका गजल और नज़्म में क्या फर्क होता है। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि गजल से अलग अलग हर शायर ने गजल के बारे में कुछ कहा है और उनके कॉल एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, गजल किसे कहते हैं, ठीक है ना, डेफिनेशन हमने कर लिया। अब आगे देखिए, गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कॉल है, तो गजल उर्दू शायरी की आबरू है, यशीद अहमद सिद्दीकी का कॉल है। आगे देखिए, गजल बड़ी काफिर सुन्फ सिखन है, ये किसका कॉल है, तो ये आल मोहम्मद सरूर का कॉल है। गजल इंतहाओं का सिलसिला है, किसका कॉल है, ये फराग गोरखपुरी का कॉल है। गजल शायरी नहीं इत्र शायरी है, ये किसका कॉल है, ये भी फराग गोरखपुरी का कॉल है। गजल के पहले शेर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं हैंड टू हैंड टिक भी लगवा देती हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं। ठीक है, गजल के पहले शेर को क्या कहेंगे, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल का आखिरी शेर को क्या कहते हैं, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, मक्ता। ये रहा। ठीक है, तो देखिए, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल के बाकी शेर को क्या कहते हैं, गजल के बाकी शेर को फर्द कहते हैं। गजल की गर्दन बेतखल्लुस उड़ा देनी चाहिए, ये किसका कॉल है, ये अजमत अल्लाह खां का कॉल है। आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, गजल के बीच के शेर क्या कहते हैं, फर्द कहते हैं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा, पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। अब आगे आ जाइए, गजल की बेहतरीन किस्म आशिकाना है, किसका कॉल है, तो हसरत मोहानी का कॉल है। आगे क्वेश्चन था, उर्दू का पहला गजल को शायर किसे कहा जाता है, उर्दू का पहला गजल को शायर है आपके अमीर खुसरो। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। उर्दू का पहला गजल को शायर किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। गजल में कम से कम कितने अशार होते हैं, गजल में कम से कम 5 अशार होते हैं। ठीक है ना, बेत अल गजल किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेत अल गजल किसे कहते हैं, गजल के सबसे अच्छे शेर को बेत अल गजल कहते हैं। ठीक है, ये थे आपकी गजल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, छोटा सा आपका चैप्टर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर इस चैप्टर में आपको कुछ डाउट रह गया है, कुछ समझ नहीं आया है कि मैम गजल किसे कहते हैं, हमें कोई वर्ड नहीं समझ में आया है, कुछ भी आपका ऐसे कोई डाउट रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपके कमेंट्स के थ्रू आपका रिप्लाई
कर देती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं मैम इसका मीनिंग बता दीजिए, इसका मतलब बता दीजिए, ऐसे नहीं ऐसे था। देखो आप अपने क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट है मैं इंशाल्लाह उन्हें पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ कि आपका हर डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन याद रखिए गजल डीएलएड फर्स्ट, डीएलएड थर्ड दोनों ही सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा, नज़म को भी अच्छे से कर लीजिएगा। अगर अभी भी कुछ आपको अलग डाउट है आपका तो मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है, और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, टॉपिक 4। ये आपका एक तरीके से टॉपिक 3 है। छोटे छोटे सी वीडियो है पर इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छे से लिखिए, अपने नोट्स बनाइए। और हाँ, जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के कमेंट्स है कि मैम हमारे पास टाइम कम है, हमारे जल्दी से सभी चैप्टर करा दीजिए, तो आपसे ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपकी एक आध दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, जितना करा दी उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और अपने हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।